सेक्शन 50C ये डील करता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के साथ। इसके साथ डील करता है ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के साथ। क्या है ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन? ध्यान से सुनिए। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई घर बेचा, ठीक है, या फिर सिर्फ लैंड या फिर घर और लैंड दोनों एक साथ, तो इन दैट केस क्या होगा? ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा इसमें क्या है जो ये इंपॉर्टेंट बनता है? अगर हमसे ये पूछा जाए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया में ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी तो महंगी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी तो हम महंगी परचेज करते हैं, पर हम उसको शो कम वैल्यू पे करते हैं? बोलिए, होता है क्या ऐसा? होता है, बिल्कुल होता है सर। कैसे? कि सर बायर को और सेलर को जो प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करना है वो करना है, मान लीजिए आप 50 लाख रुपए में, ठीक है। कितने में सौदा किया इन्होंने? 50 लाख रुपए में। पर ये दोनों ही चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को कम शो करें। क्यों भाई कम शो क्यों करें? क्योंकि दोनों को ही उसमें फायदा है, दोनों को ही उसमें टैक्स बेनिफिट है। बताओ कैसे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेलर की। अगर सेलर सेल प्राइस कम दिखाएगा, क्या करेगा? शो लोअर प्राइस। तो सेलर को क्या फायदा होगा? सेलर बोलेगा कि साहब मुझे लोअर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बोलिए, सही बोल रहा है? मुझे लोअर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। यस। बायर कहता है कि मुझे लोअर स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, कि जब रजिस्ट्री होती है तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, तो बायर कहता है साहब मुझे स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़ेगी। साथ ही साथ बायर कहता है कि मुझे कम व्हाइट मनी रिक्वायर्ड होगी, लोअर व्हाइट मनी रिक्वायर्ड। समझ गए? मुझे तो व्हाइट मनी कम होगी, वरना इनकम टैक्स वाले पूछेंगे इतने पैसे आए कहां से। तो क्यों ना हम इसको कम वैल्यू पे शो कर दें ताकि हमें इसका बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो दोनों ने इस बात से एग्री होकर ये डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम इस ट्रांजैक्शन का सेल कंसीडरेशन रखते हैं 30 लाख रुपए, ठीक है। मतलब हम ट्रांजैक्शन 50 लाख में करेंगे, पर 20 लाख रुपए का कैश लेन देन कर लेंगे और 30 लाख रुपए को हम एज ए व्हाइट मनी शो कर देंगे, ठीक है। जिससे इसको कैपिटल गेन कम देना पड़ेगा और इसको स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़ेगी और व्हाइट मनी की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी, ठीक है। पर ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने कहा कि हम आपकी वैल्यू को एडमिट कर रहे हैं, बट सब्जेक्ट टू स्टाम्प वैल्यूएशन। हम एक ऐसी वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं जिस वैल्यू से कम पे हम टैक्स चार्ज नहीं करें। क्योंकि आज तो आप कह रहे हैं कि 50 लाख की जगह 30 लाख बता देते हैं, कल को आप ये भी कहेंगे कि 50 लाख की जगह सिर्फ 3 लाख बता देते हैं। बताओ, तो जब आप कम करने पे आ रहे हो तो 50 की जगह 30 शो क्यों करोगे? फिर तो आप 50 की जगह 10 शो करोगे, 3 लाख ही शो करोगे। ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट ने कहा सब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम हमारी एक मिनिमम रेट डिसाइड कर रहे हैं, हम हमारी एक मिनिमम रेट डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि कई बार लॉजिकली भी ये होता है कि किसी ने सस्ता माल बेच दिया, हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने सस्ता माल बेच दिया हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम हमारी एक रेट डिसाइड कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्टाम्प वैल्यू, ठीक है। हम इससे कम ड्यूटी पे हम इससे कम वैल्यू पे स्टाम्प ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। मतलब आप कम की भी वैल्यू लेके आओगे तो भी हम मिनिमम इतने पे तो ड्यूटी चार्ज करेंगे ही। ये किसका कहना है? जो स्टाम्प ड्यूटी वाली अथॉरिटी है उसका, जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं, राइट। अब इनकम टैक्स वालों ने कहा कि जब रजिस्ट्रार इस वैल्यू पे टैक्स चार्ज कर रहा है तो हम क्यों ना करें,
हम भी इसी वैल्यू पे टैक्स चार्ज करेंगे, मतलब मिनिमम इस पे तो करेंगे ही करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड किया गया जिसको क्या नाम दिया गया, स्टाम्प वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप, फिर अपन प्रोविजन बनाएंगे इसका, कि आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन किया 50 लाख पे, शो किया 30 लाख पे, ठीक है, और स्टाम्प वैल्यू उस प्रॉपर्टी की है 40 लाख। उस स्टाम्प वैल्यू उस प्रॉपर्टी की कितनी है, 40 लाख, मतलब मिनिमम 40 लाख का तो स्टाम्प वैल्यू माना ही जाएगा। तो इन दैट केस जब हम कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे तो हमें सेल कंसिडरेशन क्या लेना है, 30 लाख या 40 लाख? 40 लाख, क्योंकि बोला गया कि मिनिमम इतने पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा आपको, इससे कम पे तो आप दे ही नहीं सकते। बोलिए यस और नो? यस। फिर दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं कि जब 40 लाख नहीं है, मान लीजिए स्टाम्प वैल्यू 25 लाख ही है। स्टाम्प वैल्यू कितनी है, 25 लाख ही है, तो आप सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो हम सेल कंसिडरेशन 30 लाख लेंगे, क्योंकि जो आपने डिक्लेयर किया है उससे कम तो ले ही नहीं सकते। दैट मीन्स, अब एक एक बात को समझते जाना, ये जो वैल्यू है इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अलग वैल्यू है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, राइट। हमें मतलब किससे है कि आप हमारे पास क्या रेट लेके आए और हमारी मिनिमम रेट क्या है। हमने कहा कि हम इतने पे सेटिस्फाइड हैं, हो सकता है आपकी वैल्यू वाकई में 50 लाख होगी, 1 करोड़ होगी, पर हम इतनी वैल्यू पे सेटिस्फाइड है, ये गवर्नमेंट रेट है। तो गवर्नमेंट ने कहा इतने पे भी अगर आप हमें टैक्स देते हो हम तो सेटिस्फाइड है, हमें इससे ज्यादा का मतलब नहीं। ज्यादा पे आप देना चाहते हो तो ऑप्शन है, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर इतने पे तो हम टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आपने बताई उससे ज्यादा अगर हमारी वैल्यू निकलती है तो हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे, और उससे कम हमारी वैल्यू निकलती है तो हम आप वाली वैल्यू पे टैक्स चार्ज करेंगे। बोलिए बात समझ में आ गई? यस। प्रियंका कह रहे हैं सर फिर भी टैक्स चोरी तो हो रही है। अरे भैया टैक्स चोरी हो रही है, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, पर कहीं ना कहीं तो हमें एश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप मार्केट में परचेजिंग पे जाते हैं, तो बाकी लोग भी जवाब देते रहे, अभिनव, अंजलि, जाह्नवी, प्राची, प्रेरणा, रिद्धि सिद्धि, आप भी जवाब देते रहो। सारा जवाब देने का ठेका प्रियंका ने और राघव ने थोड़ी लिया है, सिर्फ इन्हीं को पास थोड़ी होना है, आपको भी तो होना है। यस। तो सुनिए क्या बोला गया। यस, तो क्या बोला गया यहाँ पे, ये बोला गया आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, कई जगह ऐसा होता है बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है, कहीं मार्केट में ऐसा होता है बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है। यस, मतलब 100 वाली चीज का वो कितना भी मांग सकते हैं, ठीक है। अब आप गए और उसने आपसे किसी चीज के 500 रुपए मांगे, उन्होंने कहा ये 500 रुपए की, आप कहते हो भैया ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो कहता है भैया 480 दे देना, आप कहते हो नहीं अभी भी बहुत ज्यादा है, तो वो कहता है चलो आप बताओ आप कितना दोगे, ठीक है, आप कहते हैं साहब हम तो 300 रुपए देंगे, और उसने एड होक कह दिया ठीक है ले जाओ 300 में ले जाओ, ठीक है। अब आपके मन में आता है यार 300 अपन ने ज्यादा बोल दिए, अभी तो 300 में भी गड़बड़ है, होता है ऐसा, यहाँ अपन ने तो 300 ज्यादा बोल दी, ये तो 300 में देने को तैयार हो गया, इसका मतलब ये और भी कम में दे सकता था, पर आप वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने खुद ने बोल दिया कि 300 देने को हम रेडी, हमारे हिसाब से ये चीज 300 की है, और अगर 300 में मिलती है तो हम सेटिस्फाइड है, राइट। तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि वो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो सेम चीज यहाँ है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतने में रेडी हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता फिर आपने एक्चुअल में क्या किया होगा, हम इतने पे रेडी हैं, राइट। जितना आप बोल रहे हो वो या जितना हम बोल रहे हैं वो, दोनों में जो भी ज्यादा हो उस पर आप हमें टैक्स दे। बताइए क्या यही रूल बन रहा है इनमें? वैल्यू डिक्लेयर
बाय एसएससी और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर। बोलो क्या यही रूल बन रहा है? वैल्यू डिक्लेयर बाय एसएससी और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर, राइट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया, वो पॉइंट ये आया कि सर हो सकता है जेन्युइनली किसी ने सस्ते में घर बेचा, किसी को पैसे की जरूरत थी तो उसने घर बेच दिया, तो क्या वैसी सिचुएशन में भी ये रूल लगेगा? हमने कहा भैया रूल तो रूल है, रूल तो हर सिचुएशन में लगेगा, तो रूल को तो आप बदल नहीं सकते ना, वो तो हर सिचुएशन में सेम ही लगना है। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए क्या बोला गया कि चलो हम आपको एक मार्जिन देते हैं। क्या मार्जिन देते हैं? हम आपको ये मार्जिन देते हैं कि अगर हमारी रेट में और आपकी रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, पहले 5% होता था, अभी 10% कर दिया गया है लास्ट में। बोला कि आपकी रेट में और हमारी रेट में अगर 10% का ही फर्क है तो हम ये रूल नहीं लगाएंगे, हम आपकी रेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान से सुनना, 110% ऑफ वैल्यू डिक्लेयर, 110% ऑफ वैल्यू डिक्लेयर। और कंपेयर करेंगे आप इसको स्टैम्प वैल्यू को, ठीक है। अगर इनमें आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो फिर आपकी ओरिजिनल वैल्यू ही ले ली जाए। अगर इसमें आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब आपकी डिक्लेयर की हुई वैल्यू में और स्टैम्प वैल्यू में 10% से ज्यादा का फर्क नहीं है, तो आप जो रेट कह रहे हैं हम उस पर एग्री हो जाते हैं। आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक बार हमें समझा दो, राइट? तो चलिए समझा देते हैं। आपने वैल्यू डिक्लेयर की यही वाली, कितनी? 30 लाख, ठीक है। आपने कितनी वैल्यू डिक्लेयर की? 30 लाख। स्टैम्प वैल्यू आती है कितनी? वही 40 लाख, ठीक है। अब आपको बोला गया कि आपकी वैल्यू 30 लाख है और 10% का मार्जिन मान लेते हैं, जिसको हम ग्रेस भी बोल सकते हैं, तो होता है 33 लाख। बोलो होता है क्या? अगर आपकी वैल्यू में हम 10% का मार्जिन भी रख लें तो 33 होता है। तो 10% का मार्जिन जोड़ने के बावजूद स्टैम्प वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब हम ये रूल लगाएंगे और विच एवर इज हायर 40 लाख को सेल्फ कंसिडरेशन लेंगे। बोलो ये बात समझ में आई? पहले तो हम आपकी रेट में 10% का आपको और एडिशन कंसेशन दे रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा 10% और जोड़ लो, फिर भी अगर आपकी रेट हमारी रेट से कम है तो हम मानते हैं कि आपने टैक्स चोरी की है, अदरवाइज हम मानेंगे आपने टैक्स चोरी नहीं की। पहले ये बताओ, ये वाला केस समझ में आ गया? आपने कहा 30 लाख, हमने कहा चलो 30 की जगह हम 33 से भी कंपैरिजन करें, जस्ट फॉर कंपैरिजन, इट्स जस्ट फॉर कंपैरिजन। लेना हमको यही है, इन्हीं में से एक्चुअल वैल्यू हमारी यही रहेगी। कंपैरिजन के लिए सिर्फ हम देख रहे हैं कि 3 लाख का हमने एडिशन और कर दिया, फिर 33 और 40 को कंपेयर किया, अभी भी क्या हो रहा है? हमारी वैल्यू कम है, तो इसलिए ये वाला रूल लगेगा और 40 लाख को सेल्फ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। चलो इसका एक बार दूसरा एस्पेक्ट और देख लेते हैं। मान लीजिए स्टैम्प वैल्यू होती 32 लाख, स्टैम्प वैल्यू कितनी होती? 32 लाख होती, तो क्या होता? आपने डिक्लेयर किया 33, ठीक है, आपने डिक्लेयर किया कितना? 30 और हम 10% का मार्जिन जोड़ रहे हैं तो हो गया 33। हमारी वैल्यू है 32, इसका मतलब आपकी वैल्यू और हमारी वैल्यू में 10% से ज्यादा का फर्क नहीं है। बोलिए क्या आपकी और हमारी वैल्यू में 10% से ज्यादा का फर्क नहीं है? नहीं है। और जब नहीं है तो हम ये मानते हैं कि ये कोइंसिडेंटली हुआ है, आपने जानबूझ के टैक्स चोरी नहीं की है, तो हम आपकी ओरिजिनल रेट को ही कंसीडर कर लेते हैं, हम विच एवर इज हायर का कंसेप्ट नहीं लगाते। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेके आते हैं। मैंने राघव को बुलाया, है ना, मैंने राघव को किसी काम के लिए बुलाया और कहा
कि राघव आप एक काम करो, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ खरीद के लेके आना आप, राइट, पर इतने रुपए का ही लाना, इससे ज्यादा मत लाना। आपने कहा सर इतने रुपए का नहीं मिला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 10% ऊपर नीचे चल सकता है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा ओके सर। अब वो मार्केट चले गए। आर्टिकल जो था वो 100 रुपए का आना चाहिए था, मतलब मैं मान के चल रहा था 100 रुपए में आ जाएगा, ठीक है, और 100 की जगह 110 भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको 110 का पेमेंट कर दूंगा। पर अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर मैं पेमेंट नहीं करूंगा, राइट। ये आर्टिकल लेके आए और ये आके कहते हैं सर ये तो 140 का है, मतलब आप 100 रुपए बता रहे थे, है ना, मैं ये 140 का लेके आया हूँ। कितने का लेके आया हूँ? 140 का। तो क्या मैं इसकी प्राइस एक्सेप्ट कर लूंगा? क्या मैं इसकी प्राइस एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं 110 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ओके। और अगर ये जो प्रोडक्ट लेके आया वो 108 रुपए का लेके आया, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि ठीक है इतना तो रेट में वेरिएशन हो सकता है? समझ गए? बस वही चीज यहां बोली गई है कि अगर तुम्हारी वैल्यू हमारी वैल्यू से 10% के फर्क में ही है, मतलब 10% कम ही है, ये मान लो कि अगर तुम्हारी वैल्यू हमारी वैल्यू से 10% कम ही है, तब तो हम तुम्हारी वैल्यू को एक्सेप्ट करने को तैयार है। बट अगर डिफरेंस 10% से ज्यादा का हुआ तो फिर हम तुम्हारी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम हमारी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल सी बात। बोलो आई बात समझ में? एग्जाम्पल को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। आपने कहा सब 30 लाख में सौदा किया, मैंने कहा अच्छा 30 लाख में सौदा किया है, पर मेरे हिसाब से तो जमीन 40 लाख की। डिफरेंस देखते हैं। आपकी रेट में अगर मैं 10% का मार्जिन लूं तो मतलब 3 लाख तक का डिफरेंस तो चलता था मुझे, पर आप तो 10 लाख का डिफरेंस बता रहे हो, तो क्या मैं आपकी रेट एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, मैं आपकी रेट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो फिर मैं अपनी रेट लगाऊंगा, और मेरी रेट क्या है? 40 लाख। मेरी रेट क्या है? 40 लाख। तो मैंने अपनी रेट लगाई, 40 लाख आंसर हो गया, ओके। दूसरी सिचुएशन में आइए, आपने अपनी बात हुई थी 30 लाख की, आप कहते हो कि साहब मेरी रेट कितनी है? मैं कहता हूं मेरी रेट 32 लाख है। अब तुम्हारी 30 लाख में मैंने कहा 10% और जोड़ लो, 33 लाख तक तो चलेगा, और मेरी रेट 32 लाख आ रही है, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं आपकी रेट को? यस, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो मेरी टॉलरेट लिमिट के अंदर है, जो मैं जितना टॉलरेट करने को तैयार हूं उसके अंदर है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो 30 बता रहे हैं ओके डन। बोलो बात समझ में आती है? किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। प्रियंका बोल रहे हैं क्लियर है। अभिनव, राघव, प्रेरणा, जाह्नवी, अंजलि, रिद्धि सिद्धि, चिराग, ठीक है, समझ गए बात को? ओके सर, सब समझ गए। अब आ जाइए फिर आगे, समझ गए तो इसका मतलब हमारा जो रूल है बेटा वो तो ये है। हमारा रूल तो कौन सा है? ये वाला, ठीक है। पर ये रूल तभी लगेगा जब आपकी डिक्लेयर की हुई वैल्यू का 110% भी स्टाम्प वैल्यू से ज्यादा हो, ठीक है, तो लगेगा। हाँ सॉरी, कम हो तो लगेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई ना? अब मैं इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, एक बार मैं लिख लेता हूं। वैल्यू डिक्लेयर बाय एसएससी और स्टाम्प वैल्यू whichever is higher subject to 110% of ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट। ट्रांजैक्शन वैल्यू के 110% से करने के बावजूद अगर स्टाम्प वैल्यू ज्यादा है तो ये कंसेप्ट लगेगा, वरना ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है?
सर ये जो स्टाम्प वैल्यू है ये कब की लेनी है? कब की लेनी है मतलब जिस दिन असेट सोल्ड हुई उसी दिन की लेनी है ना? जिस दिन असेट सोल्ड हुई है उसी दिन की तो लेनी है। यस बोलो, जिस दिन असेट सोल्ड हुई है उसी दिन की तो लेनी है ना? यस, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। देखिए, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड करी, इसको मिस्टर बी को कब करी? 1 दिसंबर 2020 को करी। कितने रुपए में करी? करी तो ज्यादा में थी और ये बता रहे हैं 40 लाख। करी तो ज्यादा में थी पर ये बता रहे हैं 40 लाख। आप ये मान के चलो हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में सौदा कितने में हुआ था, बस वो 40 लाख हमें बता रहे हैं कि हमने 40 लाख में सौदा किया। क्या जरूरी है कि इस दिन रजिस्ट्री हो जाए? क्या जरूरी है कि जिस दिन ये सौदा हुआ उसी दिन रजिस्ट्री भी हो जाए? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं होता। हम ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है अपना सौदा हो गया, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे सोल्ड आउट करेंगे, रजिस्ट्री बाद में करवा लेंगे, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए तो पूरा प्रोसेस होता है ना, तो हम बाद में करवा लेंगे। और वैसे भी रजिस्ट्री पूरे पेमेंट के बाद होती है, पूरे पेमेंट के बाद होती है ना। हो सकता है आपने यहाँ पे कुछ टाइम ले लिया हो कि कुछ पेमेंट मैं आपको 2 महीने में दूंगा, तो जाहिर सी बात रजिस्ट्री तो 2 महीने बाद ही होगी ना। बोलिए, सही बोल रहा हूँ? आपने कहा कि बाकी पेमेंट तो मैं दे देता हूँ, कुछ पेमेंट मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो सामने वाला रजिस्ट्री तो 2 महीने बाद ही करवाएगा ना। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है कि कोई बात नहीं आज तो एग्रीमेंट कर लेते हैं, रजिस्ट्री 2-3 महीने बाद करवा लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। अब आप गए रजिस्ट्री करवाने, और कब गए? 1 फरवरी 2021 को गए, राइट? ठीक है, आपने जाके कहा कि साहब हमने 40 लाख में सौदा किया है, हमारी रजिस्ट्री कर दो। डिपार्टमेंट कहता है कि भैया आज 1 फरवरी को स्टाम्प वैल्यू है 50 लाख। 1 फरवरी को स्टाम्प वैल्यू कितनी है? 50 लाख रुपए। आप कहोगे सब 1 फरवरी की क्यों बता रहे हो, हमने तो सौदा 1 दिसंबर को किया था और उस दिन जो स्टाम्प वैल्यू थी वो तो 42 लाख रुपए थी। तो हमारी तो आप जो वैल्यू लो वो तो एग्रीमेंट वाले डेट की ले लो ना, 42 लाख ले लो। ठीक है, बोलो आई बात समझ में? इसको मैं 42 की जगह 46 कर देता हूँ, 46 कर दिया मैं। अब दोनों अपनी जगह सही है। असेसी तो कह रहा है कि मैंने इस दिन एग्रीमेंट कर लिया था, इसलिए इस दिन की स्टाम्प वैल्यू से कंपैरिजन करो, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो कौन सी रखो, ये वाली। एओ कहता है कि नहीं साहब आपने तो रजिस्ट्री इस दिन करवाई थी तो मैं इस दिन की वैल्यू लूंगा। तो क्या ये एक नया ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि हमने तो बेसिक रूल पढ़ लिया था पर ये चीज तो बेसिक रूल में कवर ही नहीं हो रही। यस, अब जब ये सारी बहस चली तो सेक्शन 50C जो है ना हमारा, सेक्शन 50C, इसका एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो समझते हो? कुछ प्रोविजो बोलते हैं, कुछ प्रोवाइजो बोलते हैं। प्रियंका कह रहे हैं लेकिन ये तो गलत है, फिर सब जब स्टाम्प वैल्यू कम होगी तभी एग्रीमेंट बताएंगे ना। बेटा वेट करो, वेट करो, सब बातों के जवाब मिल जाए। ठीक है, ऐसे टीवी में कोई सीन आ रहा है, आपने को लगता है ये तो सही नहीं है, आगे सॉल्यूशन भी तो होगा उसका। जल्दबाजी में कहीं टीवी फोड़ दो, ये तो गलत है। ओके सुनो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कौन है? मीडिएटर है प्रोड्यूसर। ये कह रहे हैं कि भैया मुझे बताओ आपका किस्सा क्या है। एक तरफ तो असेसी झगड़ रहा है और एक तरफ एओ झगड़ रहा है, तो इनको बोला गया कि आप हमें बताओ आपका किस्सा क्या है। ये कहते हैं साहब किस्सा ये है कि हमने तो एग्रीमेंट कर लिया था 1 दिसंबर 2020 को, उस दिन वैल्यू थी 46, हम कह रहे हैं ये ले लो, पर ये मान नहीं रहे। ये कह रहे साहब हमको जिस दिन रजिस्ट्री हुई वो लेंगे और उस दिन है 50 लाख। तो प्रॉब्लम ये है कि 46 लाख लें या 50 लाख, राइट?
ओके, उसने कहा, इसको पूछा, इसको कि भैया तुझे क्या दिक्कत है, जब इनका एग्रीमेंट इस दिन हो गया तो तुझे क्या दिक्कत है ये रेट लेने में, सौदा तो इन्होंने कर ही लिया ना। तो इसका जवाब सुनिए। ये कहता है साहब मुझे एक शक है, मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है? मुझे ये डाउट है कि इन्होंने वाकई में सौदा आज किया है, पर इन्होंने बैक डेट में कोई एग्रीमेंट बना दिया। इनको पता था कि आज से 3 महीने पहले स्टाम्प वैल्यू कम थी, तो इन्होंने बैक डेट में एक एग्रीमेंट बना लिया ताकि ये टैक्स की चोरी कर सके। बताइए क्या इसका पॉइंट वैलिड है? प्रियंका, जो आप बोल रहे थे वो वाला पॉइंट। हाँ, तो कहते हैं मेडिएटर ने भी यही कहा कि बात तो इसकी भी जायज है। तो उसने कहा कि भाई चलो एक काम करते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एग्रीमेंट सच्चा है, फिर तो आपको ये रेट लेने में कोई एतराज नहीं होगा ना, ये वाली रेट लेने में। बोलो, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एग्रीमेंट सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, तब तो आपको ये रेट लेने में एतराज नहीं है। वो कहता है ना साहब बिल्कुल नहीं है एतराज, आप तो साबित करके दिखाओ। ठीक है, और साबित नहीं हुआ तो फिर ये लेंगे, उसमें आपको तो एतराज नहीं है। एसएससी कहता है नहीं साहब मुझे भी एतराज नहीं है, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। तो बोला ठीक है, अब सिर्फ इतना सा मुद्दा है, हमें ये साबित करना है कि एग्रीमेंट सच्चा है या झूठा है, राइट। ठीक है, तो इसने कहा कि एक बात बताओ, किसको? ए को, कि आपने जब प्रॉपर्टी बेची तो खरीदने वाले से कुछ एडवांस लिया होगा। बिना एडवांस लिए, बिना टोकन मनी लिए तो प्रॉपर्टी नहीं बेची होगी, एग्रीमेंट नहीं करवाया होगा। बोलो सही बात है। ठीक है, तो आप उस बात का प्रूफ दो, एनी पेमेंट ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेट को या उससे पहले कोई पेमेंट आपने बायर से लिया हो, और वो भी बैंक से। कैश नहीं चलेगा, आप किसी को बुला के झूठी हाँ करवा दो कि साहब इसके सामने पैसा दिया था, नहीं, कैश नहीं चलेगा। बैंक से आपने कोई पेमेंट लिया है क्या इस बंदे के हाथ से? मान लीजिए इस बंदे ने 4 लाख का चेक दिया था, अमाउंट कितना है डजेंट मैटर, लिया होना चाहिए। अगर इसने 4 लाख रुपए का एडवांस मनी का चेक दिया था, तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि ये एग्रीमेंट सच्चा है? क्योंकि बैंक में बैकडेटेड ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता ना। तो ये एग्रीमेंट तो हो सकता है आपका हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाए, बट बैंक में तो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता ना पुरानी डेट में। तो आप हमें ये दिखा दो कि आपने इस डेट से पहले कोई पेमेंट किया है क्या। अगर हाँ आपने पेमेंट किया है तो आपका पॉइंट वैलिड है, आपका एग्रीमेंट वैलिड है, और हम आपकी रेट लेने को तैयार हैं। बट अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका एग्रीमेंट झूठा है, चाहे वो सच्चा भी हो, हम उसको झूठा ही मानेंगे और ये वाली वैल्यू लेंगे। तो बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कौन सी स्टाम्प वैल्यू रखनी है, एग्रीमेंट वाली या रजिस्ट्री वाली? तो उसके लिए क्या प्रोविजन है कि इफ एनी पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बैंक, देन stamp value on date of agreement shall be considered, otherwise stamp value on date of registration shall be considered। बोलो समझ में आती है बात? यस, ये था हमारा इस पॉइंट का सेकंड पॉइंट। इज दैट क्लियर? बोल दो भैया यहां तक किसी के कोई डाउट है तो, बाद में आगे जाने के बाद ये वाला मत पूछना, ठीक है, उससे थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है अपना। तो अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी है इस बारे में तो अभी पूछ लीजिए। नहीं है किसी का भी? अच्छा ठीक है, अब आ जाइए इसका तीसरा पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट है बस। देखिए एक तरफ एसएससी है और एक तरफ कौन है, एओ।
एक तरफ एसएससी है और एक तरफ कौन है, एओ है। प्रियंका बोल रहे हैं अगर एडवांस आफ्टर 1 फरवरी, फरवरी नहीं 1 दिसंबर और बिफोर होगा तो रजिस्ट्रेशन वाला ही लेंगे। यस बिल्कुल ठीक है, यस बिल्कुल। ये अपना तो मतलब ये है ना कि आपने एग्रीमेंट 1 तारीख को करवाया था, 1 दिसंबर को, और उससे पहले या उस दिन एडवांस नहीं मिला तो आपने एग्रीमेंट करवा कैसे दिया, समझ गए? ठीक। अब इसका सी पार्ट आ जाइए। पहला पार्ट हमने पढ़ा था 110% वाला, दूसरा पार्ट पढ़ाइए, अब तीसरे पार्ट पे आ जाइए। तीसरा पार्ट कहता है कि एसएससी कह रहा है कि मैंने 40 लाख में सौदा किया, एओ कह रहा है कि साहब आपने 50 लाख में सौदा किया। ये सारे कंसेप्ट लगाने के बाद, और अभी भी दोनों में सहमति नहीं बन पा रही। अभी भी एसएससी कहता है कि साहब नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बात बन नहीं रही। तो इसका और अगला अल्टरनेटिव क्या है? इसका अगला अल्टरनेटिव है कि क्यों ना एक थर्ड पर्सन को बुला लिया जाए जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में एक्सपर्ट हो। बोलो हो सकता है कि अभी भी अगर बात नहीं बन रही है तो क्यों ना एक ऐसे बंदे को बुला लिया जाए जो प्रॉपर्टी के मामले में एक्सपर्ट हो। तो एक बंदे को बुलाया गया जिसका नाम है यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर। क्या नाम है? वैल्यूएशन ऑफिसर। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं जिन्होंने वैल्यूएशन का कोर्स किया हुआ रहता है, ठीक है, मतलब इस फील्ड के एक्सपर्ट है। ये इनकम टैक्स वाला पर्सन क्या करेगा, इस एक्सपर्ट को बोलेगा कि देखिए ऐसा मामला है और हमें इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जाननी है, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर अपना काम करेगा और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा। ये जब अपनी वैल्यू निकाल के देगा तो इसकी मोस्ट प्रोबेबली 3 तरीके की वैल्यू हो सकती है। बता दीजिए एक बार, सही बोल रहे हैं क्या? पहली वैल्यू 30 लाख, दूसरी वैल्यू 45 लाख और तीसरी वैल्यू 55 लाख, ठीक। ये वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई। अब हमारा सवाल ये है कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि भैया तुम दोनों झगड़ा बंद करो, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 30 लाख है, तो एसएससी तो खुश हो गया कि भैया 30 लाख है तो ठीक है 30 लाख पे टैक्स ले लो। पर क्या एओ मान जाएगा कि 30 लाख पे टैक्स दे दो? नहीं। एओ कितने पे टैक्स मांगेगा? इन दैट केस एओ कितने पे टैक्स मांगेगा? 40 पे। बिल्कुल ठीक है। वो कहेगा चलो ठीक है मेरी बात तो गलत है, मान ली मैंने मेरी बात गलत है, पर 40 तो आप अपने मुंह से बोल रहे हो, तो 40 पे तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। आप 40 से कम पे तो कैसे बोल सकते हो? ठीक है, वैल्यू डिक्लेयर और मार्केट वैल्यू तो होगी, तो उससे कम पे तो देने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इस केस में हमारा सेल कंसीडरेशन क्या होगा? 40 लाख। बोलो आई बात समझ में? यस। अब दूसरे केस में आइए। इसने कहा सर 45 लाख, एसएससी कह रहा है कि 50 से पीछा छुड़ा और 45 में काम हो रहा है। एओ कहता है 40 की जगह 45 पे मिल रहा है, तो क्या दोनों ही एग्री हो जाएंगे 45 पे कि ना तेरी ना मेरी, बीच में अमाउंट आ रहा है ले लो, तो सेल अमाउंट भी क्या हो जाएगा? 45। अगर ये कहता है 55, तो एसएससी तो बोलेगा कि साहब एओ तो बोल रहा है 50 लाख, आप नए लेके आ रहे हो 55 का, किसी भी हाल में इससे ऊपर तो लग ही नहीं सकता ना। तो बताइए सेल कंसीडरेशन क्या होगा? 50 लाख। बस सिंपल सी बात है भाई, दो लोगों का झगड़ा निपटाना है, एक बोल रहा है 40 लाख, एक बोल रहा है 50 लाख, तो सेटलमेंट तो कहीं ना कहीं किस में होगा? या तो बीच में होगा। कम कहेंगे तो जो मिनिमम जो बोल रहा था उसकी चलेगी, और ज्यादा कहेंगे तो जो मैक्सिमम कह रहा था उसकी चलेगी, पर उस रेंज से बाहर तो जा ही नहीं सकता। बोलिए ये बात समझ में आ गई?
नहीं राघव, ऐसा कहीं नहीं बोला मैंने कि हर बार मिडिल अमाउंट निकलेगा। हमने कहा है कि अगर इससे कम बताया गया तो एसएससी वाला अमाउंट ले लेंगे, ज्यादा बताया गया तो एओ वाला ले लेंगे, और बीच में अगर कोई अमाउंट हुआ, हो सकता है 41 हो, 42 हो, 43, 5, 4, 5, ऐसा कोई भी अमाउंट हो, तो हम वो अमाउंट ले लेंगे। और बोलिए। और बताइए भैया। किसी को और कोई डाउट है? एनीवन? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से इसको प्रोविजन को एक बार पूरा दोबारा देख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अगर सेल कंसिडरेशन 40 लाख है तो टैक्स 50 लाख पे क्यों देना होगा? कौन से वाले केस में? सेल कंसिडरेशन 40 लाख है तो 50 पे देना होगा, कौन से केस में बोल रहे हैं बेटा? आप कह रहे हैं कि सेल कंसिडरेशन 40 लाख है और स्टाम्प वैल्यू 50 लाख है, राइट? यस। देखिए, तो 50 लाख पे टैक्स इसलिए देना होगा कि आपने झूठ बोला है। आप झूठ बोल रहे हैं कि सेल कंसिडरेशन 40 लाख है, हम ये मान के चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो आप अगर 50 लाख में प्रॉपर्टी बेचोगे और आप आके कह दोगे हमने तो 10 लाख में बेची है, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं। तो वैसे ही हम कैसे मान लें कि आपने 40 लाख जो बोला है वो सही वैल्यू है? हम कैसे मान लें कि आपने जो 40 लाख डिक्लेयर किए वो सही है? तभी तो रूल बनाया गया कि जितनी आप बता रहे हो वो, या जितनी हमारे हिसाब से मिनिमम रेट होती है, जिसको हम स्टाम्प वैल्यू बोलते हैं, डीएलसी रेट बोलते हैं, वो। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। एओ मींस असेसिंग ऑफिसर। जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, जो आपकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, उन्हें बोला जाता है असेसिंग ऑफिसर। ओके। सर अगर उसने सच में 40 लाख में सेल हुआ है तो उसे तो टैक्स ज्यादा अमाउंट पर देना पड़ेगा ना? बिल्कुल देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा भाई। देखो, ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है, क्योंकि देखिए 3 लेवल है इस पे, आप समझो। सबसे पहले होती है मार्केट वैल्यू, जो कि ज्यादा होती है बहुत, ठीक है। उस मार्केट वैल्यू के बाद होती है गवर्नमेंट वैल्यू, जो हम स्टाम्प वैल्यू बोल रहे हैं, वो जो उससे कम होती है, ठीक है। अब आप उससे भी नीचे बेच रहे हो, ठीक है। मतलब मार्केट में एक असेट है, मान लीजिए एक बंगला है, उस बंगले की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ में बिक रहा है, पर उसकी गवर्नमेंट रेट है 60 लाख, जो स्टाम्प वैल्यू है वो 60 लाख। अब आप उसको 60 से भी कम बेचते हो, तो डिपार्टमेंट कैसे विश्वास कर ले कि जो चीज मार्केट में 1 करोड़ की है, जिसकी हमारी रेट 60 लाख है, आपने उससे भी कम में बेचा होगा। और अगर आपने बेचा है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। हम तो हमारा टैक्स उससे कम पे नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमारे लिए जज करना ही मुश्किल हो जाएगा ना, कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।
10। और बोलिए। और किसी के कोई डाउट है तो बोल दो भाई। टैक्स का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको कहा था कोचिंग में अवेलेबल है, कलेक्ट कर लेना। किसी ने किया नहीं? एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मिस्टर ए ट्रांसफर ए लैंड and building on 2nd January 2021 furnishes the following detail information. Net sale consideration received rupees 10 lakh. कितने रुपए में बेची प्रॉपर्टी? 10 लाख रुपए में। वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने कहा कि नहीं भैया ये तो 12 लाख है, ये तो कितनी है? 12 लाख है। Which was not contested by Mr. A. ठीक है, मतलब स्टाम्प वैल्यू 12 लाख थी। तो मामला किसके पास भेजा गया? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 13 लाख रुपए है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो क्या है? 13 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो ये बताओ सेल कंसीडरेशन क्या होगा? 10 लाख, 12 लाख या 13 लाख? बिल्कुल, सबका सही जवाब है। सेल कंसीडरेशन होगा कितना? 12 लाख, क्योंकि 10 लाख और 12 लाख विच एवरेज हायर 12 लाख। और इसको हम कंपेयर करेंगे वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट से। वो कहते हैं साहब 13 है, तो 13 है तो 13 लेना ही नहीं है, मैक्सिमम 12 ही लेना है। तो सेल कंसीडरेशन कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए। आगे लिखा है कि दिस लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास कहां से आई? जब घर का बंटवारा हुआ था उसमें मिस्टर ए को मिली। ठीक है, कब कब मिली? 1/4/2001 को मिली, और उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू थी 1 लाख रुपए। उस दिन मार्केट वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपए, सिर्फ जमीन थी। आगे लिखा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अबव लैंड बाय मिस्टर ए एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2 lakh. Construction completed on 1st December 2004 during the financial year 45. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सेल कंसीडरेशन आपके क्लियर है। आपको क्या बोला गया है कि ये प्रॉपर्टी इनको घर के बंटवारे में मिली। ठीक है, अब घर ने कितने में खरीदी उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से। जमीन इनको अलग से मिली, जमीन इनको अलग से मिली, और कंस्ट्रक्शन इन्होंने बाद में अलग से करवाया है। तो क्या होगा आंसर, देख लेते हैं। बताइए, क्या सेल कंसीडरेशन लिख दूं मैं पहले? सबसे पहले तो 12 लाख रुपए। अब क्योंकि इनको मिली बंटवारे में, और कब मिली? 2001 में, मतलब लॉन्ग टर्म हो गया। बिल्कुल लॉन्ग टर्म हो गया, सब हो गया। अब उन्होंने, पुराने मालिक ने कितने में खरीदी थी इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। पुराने मालिक ने लैंड कितने में खरीदी थी इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे दो कॉस्ट कम होगी, एक लैंड की कॉस्ट कम होगी और एक
इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट कम होगी। ट्रांसफर, लेकिन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ को ट्रांसफर नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते प्रियंका, पर तब नहीं करते जब पार्टीशन होता है। पर जो चीज आपको पार्टीशन में मिली और उसको आप बेचेंगे तो आप पे तो टैक्स लगेगा ना, राइट। जिस दिन पार्टीशन होता है उस पे टैक्स नहीं लगता, तो उस पे थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो 2001 में हो चुकी कहानी। पर आज जब आप उसको बेच रहे हैं तब तो टैक्स लगेगा। यस, तो ये लैंड की वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को थी 1 लाख। तो आपके लिए भी 1 लाख हो गई क्या? बोलिए, क्या आपके लिए भी जमीन की वैल्यू 1 लाख हो गई? यस, 1 लाख की असेट, 301 का इंडेक्सेशन आज का और 100 का इंडेक्सेशन उस दिन का, तो क्या ये 3,01,000 की कॉस्ट हो गई जमीन की? अभी तक सिर्फ जमीन की बात चल रही, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिख दो आप, चाहे कोई बात नहीं। कितना? 2 लाख रुपए का करवाया, 2004-05 में करवाया, और आज की उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो बोलिए 4-5 का इंडेक्स कितना है? आज 4-5 का इंडेक्स कितना है? वन 113। देखो कितना आता है अमाउंट, ₹5,32,743। तो फाइनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता है? 12 लाख में बेचा, 2 असेट को मिला के, और दोनों की कॉस्ट हमने लेस कर दी, तो बता दें। $366,257। बोलो, इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास होली के बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी होली के बाद। सभी आराम से होली मनाएं, सेफ होली मनाएं। विश यू a very very happy Holi to all of you. Thank you beta. Thank you beta. Thank you. Okay, चलिए आज के लिए इतना ही।